नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा प्लस में। हम लोग एक राजनीतिक विज्ञान की एक सीरीज कर रहे थे जिसके अंदर हम लोग आगे आने वाले शिक्षण संबंधित सभी एग्जामों से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर रहे थे। जो भी जिस एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम इसमें चर्चा कर रहे थे। तो इसी सीरीज में हमारी जो पिछली वीडियो थी वो हमने प्रस्तावना से रिलेटेड देखी थी और अब हम लोग इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। राजनीतिक विज्ञान हमारा सब्जेक्ट है और आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। क्या नाम है इस टॉपिक का? मूल अधिकार। अच्छा, मूल अधिकारों पे जब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं तो हम लोग इस क्लास को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि इस क्लास को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लेके और आगे पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर दें, क्योंकि इससे रिलेटेड, मूल अधिकार से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा केस वगैरह हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार बदलने के अंदर, लोगों के अधिकारों को बढ़ाने के अंदर और सरकार में हमारी भागीदारी को बढ़ाने के अंदर कई तरह के योगदान देते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले यदि हम लोग चर्चा करें कि यार अधिकार होता क्या है, तो मेरा, यदि मैं घर में बात करूं तो मेरा क्या अधिकार है, या फिर घर वालों का मुझ पे क्या अधिकार है कि यार वो मुझे कुछ काम बोल सकते हैं, वो मुझे एडवाइस दे सकते हैं। अच्छा, मेरा क्या अधिकार है इस देश में कि यार मैं अपने हिसाब से चल सकता हूँ, अपने हिसाब से रह सकता हूँ, अपने हिसाब से किसी से बात कर सकता हूँ, मेरी इच्छा होगी जो काम कर सकता हूँ। पर मेरी इच्छा होगी जो काम कर सकता हूँ, इसमें वो सभी काम आते हैं जो न्यायिक रूप से सही है, जो जस्टिसेबल है, जिसको लीगल फॉर्म में करेक्ट माना जाता है। यदि मैं ऐसा काम करूँ कि यार मेरी इच्छा है कि मैं तो आज तुझे गोली से मारूंगा, तो यार ये काम ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि यार कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा, कौन कौन से अधिकारों से हमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कौन से अधिकार हमारे सरकार के विरुद्ध हैं, सरकार से हम लोग कैसे बच सकते हैं, क्या सरकार हमारे साथ कभी कुछ गलत कर सकती है क्या। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को यदि अपने जीवन को डिग्निटी के साथ में, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में और प्रॉपर डेवलपमेंट करना है अपने जीवन में, तो उसके पास में अधिकार होने जरूरी है। और ऐसे ही अधिकार हमें संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के नाम से दिए गए हैं। यदि हम लोग इन पे चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग इन मूल अधिकारों पर चर्चा करें तो हम लोग देखेंगे कि हमें जिस प्रकार के अधिकार मिले हैं वो अधिकार हमें मिले कैसे हैं। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। अच्छा, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इनको इंग्लिश में हम लोग FR के नाम से, फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। और इन फंडामेंटल राइट्स का इतिहास कैसा है, तो हम लोग थोड़ा सा इन पे इतिहास पे चर्चा करके फिर हम लोग इस टॉपिक को इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों, सन 1928 की बात है। सन 1928 में प्रकाशित नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट पे दोस्तों हमने कभी चर्चा की थी, जो कि किसने प्रकाशित की थी? मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा। मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। और इसमें बताया क्या गया था, असल में नेहरू रिपोर्ट थी क्या, तो ये एक ड्राफ्ट थी कि आगे आने वाले भारत का, या आने वाले भारत का, एक स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट थी। तो इस रिपोर्ट के अंदर पहली बार हमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था कि नागरिकों के, स्वतंत्र भारत के जो नागरिक होंगे उनके कैसे राइट्स होने चाहिए, कैसे उनके अधिकार होने चाहिए। इनके ऊपर चर्चा पहली बार कब की गई थी, तो वो चर्चा हमारे सामने सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट के जरिए आई थी। इसके बाद में, नेहरू रिपोर्ट के जस्ट बाद में, हमने देखा था कि 1931 के अंदर कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। कांग्रेस टाइम टू टाइम मीटिंग करती थी और उस सेशन का नाम था कांग्रेस का कराची सेशन, या फिर कराची अधिवेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके अंदर जो अध्यक्षता की थी, वो अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। इसके बाद में जब मांग की गई तो वो कब की गई? सबसे पहले 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट के जरिए, और इसके बाद में 1931 के अंदर कराची सेशन में। जो कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसके अंदर अध्यक्षता डॉक्टर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने की थी, तो उसके अंदर कांग्रेस के द्वारा मूल अधिकारों की बात की गई। और इसका प्रारूप किसने तैयार करा था? तो इसका प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसे, ये थोड़ा सा हिस्ट्रिकल फैक्ट है, इसे याद करना चाहिए कि 1928 में पहली बार, या 1928 में उस समय के भारत में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट दी गई थी, उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। और उसके बाद में 1931 के कांग्रेस के कराची सेशन के अंदर, जिसकी अध्यक्षता
सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के द्वारा की गई थी। इसके दौरान एक घोषणा पत्र दिया गया था कांग्रेस के द्वारा, और उस घोषणा पत्र के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिमांड की गई थी, एक प्रारूप तैयार किया गया था, उसमें डिमांड की गई थी कि इस चीज़ की कि आज़ाद भारत का जो संविधान होगा उस संविधान में लोगों के अधिकार होने चाहिए। अच्छा, ये अधिकार सभी वही अधिकार थे जिसमें हमें शोषण मिल रहा था, जो अंग्रेज हमें परेशान कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों के खिलाफ हम लोग क्या चाहते थे, अधिकार चाहते थे। ऐसे अधिकारों पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं और हम देखते हैं कि ये अधिकार हमें मिले कैसे। अच्छा, आगे देखते हैं कि यार संविधान सभा ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने बात की। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो संविधान सभा का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, संविधान सभा ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव के अनुरूप ही संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा थर्ड मीटिंग के अंदर पारित किया गया था, थर्ड मीटिंग में लोगों के सामने रखा गया था, उसके अंदर भी इन्होंने किसकी चर्चा की थी, उसमें मूल अधिकार के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में देखें तो अब जब नया संविधान बना तो भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों को रखा कहाँ गया, तो भारतीय संविधान के अंदर हमने देखा था कि 12 भाग थे, और उन्हीं 12 भाग में से भाग 3 के अंदर किसको रखा गया, भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया, और कहा गया कि यार भारतीय संविधान की ये मूल अधिकार क्या है, ये संविधान की अंतरात्मा है, ये संविधान के अंतरात्मा कहलाते हैं। तो ये चीज कहाँ रखी गई, ये भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों को रखा गया। इसके आगे हम लोग यदि इसके ऊपर और चर्चा करें, हम लोग और देखें तो मूल अधिकारों के संबंध में भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल है दोस्तों, तो कुल यहाँ पे कितने आर्टिकल है, 23 आर्टिकल है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 30 तक है और 32 से लेके 35 तक है। कि सर 31 मिस हुआ, तो इस 31 वाले आर्टिकल को, मूल संविधान में 24 आर्टिकल थे, 31 वाले आर्टिकल को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया था। कि सर इससे ही क्यों हटाया गया, क्योंकि ये जो आर्टिकल था ये था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, और इस संपत्ति के अधिकार को हमारे यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया था। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ये कौन से आर्टिकल में था, ये कहाँ पे था, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था। तो थोड़ा सा यदि हम लोग फंडामेंटल राइट को शॉर्ट करने की कोशिश करें तो मैं आपको इसके अंदर एक बात बताना चाहूंगा कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार के बारे में। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। और इस मौलिक अधिकारों से रिलेटेड यदि हम लोग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं तो हमने ये अधिकार लिए कहाँ से हैं। सबसे पहली बात तो हमने ये अधिकार लिए हैं यूएसए के या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन या अमेरिका के संविधान से हमने ये राइट्स लिए हैं। कि सर लिए हैं तो इनको हमने रखा कहाँ है, तो इनको हमने रखा है संविधान के भाग 3 में। कहाँ रखा है इनको हमने, संविधान के भाग 3 में। कि सर इसमें आर्टिकल्स कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर जो आर्टिकल्स है वो आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। संविधान के भाग 3 में हमने इसे रखा है, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल कौन से आते हैं, वो आर्टिकल आते हैं दोस्तों 12 से लेकर 35 तक। यदि हम इन पे और चर्चा करें तो और हम लोग क्या कह सकते हैं कि यार ओरिजिनली, यदि हम लोग इस पे और चर्चा करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओरिजिनल जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो हमें टोटल कितने एफआर, कितने फंडामेंटल राइट मिले थे, तो ओरिजिनली हमें 7 एफआर मिले थे, 7 फंडामेंटल राइट या 7 मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन आज हमारे पास में कितने हैं, अगर हम 2024 में बात करें तो आज हमारे पास कितने हैं, तो आज हमारे पास में 6 फंडामेंटल राइट है। इसका मतलब एक फंडामेंटल राइट जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हमारे द्वारा हटा दिया गया था। अच्छा, इनके बारे में एक और बात की जा सकती है कि यदि कोई आपके राइट का हनन कर देता है, यदि कोई आपका राइट आपको नहीं देता है या आपका राइट आपसे छीन लेता है, जो अधिकार आपको दिया गया है उसके खिलाफ आपके साथ भेदभाव होता है, या आपके अधिकार को आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा अधिकार मुझे संपूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, तो हनन होने की स्थिति में आप लोग डायरेक्ट किसको अप्रोच कर सकते हो दोस्तों, आप लोग इसमें कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। कि सर कौन से कोर्ट को, आप लोग दोस्तों देश के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसको भी अप्रोच कर सकते हो, और आप लोग चाहो तो डायरेक्ट हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो।
जनरली ऐसा होता है कि जब भी हम किसी कोर्ट केस में कोर्ट के माध्यम से कभी न्याय की गुहार लगाते हैं तो हमें सबसे पहले लोकल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद में हमें हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है। लेकिन अकेला मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है या फिर एक ऐसा प्रावधान यहाँ दिया गया है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर अधिकारों का वायलेशन होता है, कोई आपके राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, देन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। ये भी हमें इन्हीं अधिकारों के अंदर बताया गया है। अच्छा, इन अधिकारों से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात बोले तो इनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आया कई बार दोस्तों एग्जाम में कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किससे बोला जाता है। तो भारत में जो संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए उन्हें क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। कि सर ये शब्द मैग्ना कार्टा क्या है और ये मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो यदि हम इस मैग्ना कार्टा के ऊपर बात करें तो ये मैग्ना कार्टा होता क्या है। तो मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों, ये एक तरह का फॉर्म ऑफ राइट है, एक तरह का अधिकार है जो कि किसने दिया था, जो कि इंग्लैंड के राजा ने किसको दिया था, अपने वहां के लोगों को दिया था, अपने वहां के सिटीजन को दिया था। तो ये क्या है, हमारा मैग्ना कार्टा। ये हमने मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ चीजें देखी। फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है। हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का जो कंसेप्ट है वो लिया है। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो इसको रखा गया है तो हमने संविधान के भाग 3 के अंदर और आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में इसे रखा है। अच्छा, बीच में आर्टिकल 31 जो है वो हमने रिमूव कर दिया, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 1950 में जब संविधान लागू होता है तो हमारे पास में 7 फंडामेंटल राइट थे और आज हमारे पास में कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट है। एक राइट टू प्रॉपर्टी हमने रिमूव कर दिया था। यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई आपके राइट को एक्सप्लॉइट करता है, तो इसके अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर भी आप लोग डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, आप लोग सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। और इसके बाद में हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है उनके लिए एक स्पेशल वर्ड काम में लिया जाता है जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। कि सर ये मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो मैग्ना कार्टा एक तरह का अधिकार थे, एक तरह का राइट्स थे जो कि इंग्लैंड के राजा ने अपने वहां के सिटीजन्स को दिए थे। तो ये सारी चीजें रिलेटेड है बच्चों किससे, फंडामेंटल राइट से, मौलिक अधिकारों से। यदि हम लोग इसके ऊपर अब आगे चर्चा करते हैं, यदि हम आगे देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ये हमने देखा और इसके बाद में हमने ये चर्चा करके अब हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिनकी सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, कि भारतीय संविधान में टोटल कितने राइट्स दिए गए हैं। तो आपको 6 FR 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और इसको जो आपके राइट है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास में कौन है, तो आपके पास में इसके लिए हाई कोर्ट भी है और आपके पास में इसके लिए कौन है, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इनकी सुरक्षा के लिए आप लोग उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालयों की शरण ली जा सकती है, आप लोग डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट कि जब संविधान निर्माण का काल चल रहा था, जब संविधान निर्माण का दौर था, तो उस दौर के अंदर इस मूल अधिकार के टॉपिक के ऊपर, केवल इस मूल अधिकार वाले टॉपिक के ऊपर कितने दिन तक चर्चा, कितने दिन तक डिबेट की गई थी दोस्तों। तो इस भाग के ऊपर 38 दिन तक, 38 दिन तक क्या की गई थी, चर्चा की गई थी, ताकि लोगों को उनके सभी अधिकारों को एकदम ढंग से दिया जा सके। इसलिए संविधान सभा ने इसके ऊपर टोटल 38 दिन चर्चा की थी। अच्छा, संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितना टाइम लगाया था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये संविधान सभा ने ये समय लिया था। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास एंड जीवन की सुरक्षा मौलिक अधिकारों पर निर्भर करती है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, क्या आपका सभी तरह से सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है और आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या आपको राइट टू लाइफ का अधिकार है, क्या आपके साथ में कोई भेदभाव कर सकता है, आपको जीवन में क्या क्या करने का अधिकार है, कोई आपको कैसे ट्रीट कर सकता है। ये सारी चीजें, आपका जो लाइफ है उसका डेवलपमेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो आपको दिए गए अधिकारों के ऊपर डिपेंड करता है। और भारतीय सरकार ने भारतीय संविधान में, जो संविधान के जो निर्माता थे हमारे, उन्होंने लोगों को कई तरह के एक से बढ़कर एक अधिकार दिए हैं। और ये चैप्टर इतना जनरल चैप्टर है कि ये हमारे किसी एग्जाम में रिलेटेड हो या ना हो, बट कम से कम हमें हमारे राइट्स के बारे में, हमें हमारे अधिकारों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इस चैप्टर पे काफ़ी लंबी डिबेट की जा सकती है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में कई तरह के हमें इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक अधिकारों को उठाते हैं और हम देखते हैं कि यार हमें कैसे कैसे अधिकार दिए गए हैं।
यदि हम देखें तो इन अधिकारों को क्या सर कभी कोई छीन सकता है कि, और छीनने की स्थिति में तो आपने कहा कि हम लोग डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन अधिकारों के बारे में लिखा है कि जब विशेष परिस्थितियां हो, विशेष परिस्थितियां जैसे इमरजेंसी, आपातकाल के समय कंडीशन हो, तो इन मौलिक अधिकारों को सीमित, या तो इनको क्या किया जा सकता है दोस्तों, सीमित किया जा सकता है, या फिर इनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है, जब कोई स्पेशल कंडीशन हो, स्पेशल सिचुएशन हो, तब आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। जैसे इमरजेंसी हो, जैसे कोरोना आया था, तो उस समय आपके अधिकारों को छीना गया था। आपके पास अधिकार है कि आप पूरे भारत की टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हो, लेकिन कोरोना के अंदर धारा 144 लगा के आपको घरों के बाहर निकलने के लिए सरकार के द्वारा मना किया गया था। तो ये सब अधिकारों को कब कंट्रोल किया जा सकता है, जब आपके पास में कोई विशेष परिस्थिति हो। कि सर कोरोना में विशेष क्या था, विशेष तो नहीं था बट सामान्य भी नहीं था, और सामान्य नहीं था, तो ऐसे अधिकारों को हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे अधिकारों को हम लोग बदल सकते हैं, इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। आगे लिखा है मूल संविधान में कितने अधिकार थे हमारे पास, तो मूल संविधान में हमारे पास में 7 अधिकार थे, लेकिन अनुच्छेद 31 जो था, जो कि संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, इस अनुच्छेद 21 को, इस अनुच्छेद 31 को, आर्टिकल 31 को हमने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1978 के अंदर आया था, इसके द्वारा हमने हटा दिया था। हम इस अधिनियम के ऊपर कई बार चर्चा कर चुके हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 हमने पिछली क्लास में भी, जब हमने प्रियम्बल प्रस्तावना पे बात की थी, तब भी हमने इस अधिनियम के बारे में चर्चा की थी। तो इसी अधिनियम से इसको हटाया गया कि सर फिर क्या हमारे पास में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट नहीं है क्या, तो उसको आर्टिकल 31 को यहाँ से तो हटा दिया गया, और इसको ले जाके कहाँ रख दिया गया, इसको डायरेक्ट यहाँ से ले जाके भाग 12 के अंदर, संविधान के भाग 12 के अंदर, और कौन से आर्टिकल के अंदर, अच्छा यहाँ से इसको इधर ले चले, भाग 12 के अंदर, और भाग 12 के कौन से आर्टिकल के अंदर, तो इसको आर्टिकल 301 के अंदर ले जाके रख दिया गया। और इसको जो हमारा पहले ये फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, अब ये क्या बन चुका है हमारे लिए, अब ये हमारे लिए दोस्तों बन चुका है लीगल राइट। तो यदि हम लोग बात करें कि मूल अधिकारों के अंदर, मूल अधिकारों के विषय में हमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 अधिकार दिए गए थे, और आज हमारे पास वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कि सर कौन सा हटाया, तो हमारा जो आर्टिकल 31 था, जिसके अंदर हमें राइट टू प्रॉपर्टी का, संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया, और उसे हटा के डायरेक्ट कहाँ पे रखा गया, उसे भाग 12 के अंदर आर्टिकल 301 के अंदर रखा गया, और उसे हमारा लीगल राइट बना दिया गया कि ये आपको अधिकार तो है लेकिन लीगली है। पहले ऐसा हो सकता था कि यार किसी भी केस में सरकार आपकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का आपके पास में क्या है, अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी था आपके पास। बट उसके बाद में इसको लीगल राइट बनाया गया, तो जब भी कोई स्पेशल कंडीशन होगी तो आपको अपनी प्रॉपर्टी का गिव अवे करना होगा, उसके बदले आपको जो भी कंसेशन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, जो भी हेल्प की जाएगी, वो सब आपको सरकार करेगी। तो यहाँ से हटा दिया गया, और वर्तमान में हमारे पास में दोस्तों कितने अधिकार है, तो वर्तमान में हमारे पास में 6 मूल अधिकार है। अब हम लोग इन एक एक करके अधिकारों पे चर्चा करते हैं, या इनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया देता हूँ कि यार हमारे पास में अभी अधिकार एटलीस्ट है कौन कौन से। तो इसके ऊपर यदि हम लोग चर्चा करें तो हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास में कौन कौन से अधिकार है। तो पहला है दोस्तों हमारे पास राइट टू इक्वलिटी। हमारे पास में जो पहला अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार ये कहां से कहां तक आता है, तो ये राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार हमारे पास में आर्टिकल 14 से लेकर 18 के अंदर आता है। राइट टू इक्वलिटी मतलब कौन सा हो गया, समानता का अधिकार, ये हमारे पास में पहला राइट आता है। इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास में दूसरा राइट आता है दोस्तों, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और राइट टू फ्रीडम जो है वो आता है हमारे पास आर्टिकल 19 से लेके, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो ये हमारे पास हो गया दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में आता है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इससे हम बात करें तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि कोई आपका शोषण नहीं कर सकता, कोई आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता,
ये हमारे पास में भी एक अधिकार है, और ये अधिकार शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार है। ये हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 23 और 24 के अंदर हमें ये अधिकार दिया गया है। अच्छा, इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें तो अगला अधिकार हमारे पास में जो आता है वो आता है आपके पास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम लिख सकते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये अधिकार आपको कहाँ पर दिया जाता है दोस्तों, तो इसके बारे में जो चर्चा हमें बताई गई है, ये संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर और 28 तक हमें ये अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में हमारे पास दो अधिकार और आते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है। फिर उसके बाद में 31 हमने हटा दिया, और उसके बाद में हमारे पास में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर हम लोग डायरेक्ट कोर्ट का अप्रोच कर सकते हैं। हम इन सभी को आगे डिटेल में देखेंगे और इन पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग एक एक आर्टिकल उठा के उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हमारे पास अधिकार है कानून के समक्ष अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से रिलेटेड है, या फिर जिसके बारे में जो चीज बताई गई है वो कहाँ लिखा गया, आर्टिकल 14 के अंदर। यदि हम इसके ऊपर चर्चा करें तो मैं इसे थोड़ा सा और डीप जाना चाहूंगा इसके अंदर। तो मैं चर्चा करूंगा कि यार इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है। यदि हम इस पर चर्चा करें तो कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और सभी को कानून का समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं सर, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यार सभी व्यक्तियों को इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब लोग क्या है, बराबर है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ कानून भी सबके लिए क्या है, बराबर है। मतलब दोस्तों इस आर्टिकल के थ्रू हमें बताया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देश के अंदर, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, गरीब आदमी हो, मैं हूं या आप हो, सभी लोग कानून के सामने बराबर है और कानून भी सबके लिए बराबर है। मतलब कि सबको सेम काम करने पे सेम तरह की सजा दी जाएगी, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, बेरोजगार हो, अशिक्षित हो, या कुछ भी हो। तो उसके खिलाफ ये हमें ये एक आर्टिकल दिया गया है कि यार आप लोग कैसे हो, आप लोगों को समानता दी जा रही है, इक्वलिटी दी जा रही है। और इसी इक्वलिटी के अंदर हमें एक ऐसा आर्टिकल दिया गया है। अच्छा, ये हमने लिया कहाँ से है, ऐसी चीजें सर हमारे देश में आई कहाँ से, या फिर ऐसे आइडिया आए कहाँ से, और सर ऐसा आइडिया आए क्यों। सबसे पहला सवाल हमारे मन में होना चाहिए कि यार सर ये सब हमने लिया ना, तो इसके पीछे वाई, इसके पीछे कारण क्या है सर, ये बताओ ना आप। तो कारण ये है कि दोस्तों हमें उस समय ट्रीट इक्वल नहीं किया जाता था। ब्रिटिश जो हमारे ऊपर रूल करते थे उन्हें हमसे काफ़ी सुपीरियर माना जाता था, और हमें उनके कंपेयर में काफ़ी इंफीरियर, हमारे उनके कंपेयर में काफ़ी नीचे तबके का माना जाता था। तो जब हमें इंफीरियर ट्रीट किया जाता था तो हम लोग चाहते थे कि यार हम भी कैसे समानता के अंदर आए। तो भारतीय संविधान जब बनाया गया तो सबसे पहला अधिकार जो हमें दिया गया वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि कानून के समक्ष सब लोग इक्वल है और कानून भी सबके लिए कैसा है, इक्वल है। कि सर हमने ये वाला जो सिस्टम है ये लिया कहाँ से, तो दोस्तों हमने ये वाला जो सिस्टम है इसके अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ ये हमने कहाँ से लिया। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने दोस्तों ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया हमने, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है अगला वाला जो है ये हमने अमेरिका के संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये क्वेश्चन रैंडमली आता रहता है दोस्तों कि इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया हमने, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया है, तो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यहाँ लिखा है कि विधि, विधि मतलब हो गया कानून, तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और अगला है कि विधि का समान संरक्षण, मतलब कानून भी आप लोगों के लिए बराबर है,
ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने अमेरिकन संविधान से लिया है। फर्स्ट वाला हमने ब्रिटिश और सेकंड वाला हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्या सर इसके अंदर कुछ और चीज़ें बदल सकती है क्या, क्या सब लोग बराबर है क्या? तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जिसपे हम एक दो पे चर्चा कर सकते हैं कि यदि देश का राष्ट्रपति या गवर्नर, प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी तरह का कोई ऐसा काम करता है जिसके अंदर आपको कोर्ट में शिकायत करनी पड़े, तो उनके टर्म के दौरान जब वो अपनी अवधि पे हैं, जब वो अपनी कार्य अवधि पे हैं, 5 साल का समय गुजार रहे हैं, उसके दौरान उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती, उनको उसमें जेल में नहीं बैठाया जा सकता। हाँ, इसका एक स्पेशल प्रोसीजर जरूर है जो शायद हमें आगे देखने को मिलेगा। इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें तो एमएलए एमपी द्वारा विधानसभा या संसद में दिए गए किसी भी भाषण के खिलाफ आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। इनके द्वारा किए गए किसी काम के लिए आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। अच्छा, वो काम वो होना चाहिए जो आपके लीगल दायरे के अंदर आता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मर्डर कर दिया आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। आप लोग तब नहीं जा सकते जब वो कार्य संसदीय प्रणाली से रिलेटेड हो या फिर विधानसभा के क्षेत्र या फिर विधानसभा की कार्रवाई से रिलेटेड हो। तब उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ बोला, तब आप लोग उनके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इनके ऊपर कमियां, इनके ऊपर जो है रोकथाम लगाई जा सकती है। इसके बाद में यदि हम लोग समानता के अनुच्छेद के आगे चलें तो हमारे पास में नेक्स्ट आर्टिकल जो आता है उसके अंदर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके बारे में। और आर्टिकल 15 के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आर्टिकल 15 का आपके पास में नाम क्या है, कुछ आधारों पर विभेद का निषेध। यह बताया गया है कि यार आप लोग क्या नहीं कर सकते दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और डिस्क्रिमिनेशन आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते, विभेद मतलब आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते। और कौन से आधार पर नहीं किया जा सकते, तो लिखा है कि अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के साथ केवल, कौन कौन से आधार दिए गए हैं दोस्तों, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। स्टेट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, on the basis of religion, on the basis of their gender, on the basis of their caste, on the basis of their race, race मतलब कलर, और प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म की जगह के आधार पर आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब सभी नागरिकों को दुकानों में, सार्वजनिक स्थलों पर या भोजनालयों में, होटल्स में, मनोरंजन स्थान पर, कुओं पर, तालाब पर, स्नानगृह पर, सड़कों पर, सभी का अधिकार, सभी पर घूमने का, सभी पर अपने हिसाब से उसको यूज लेने का, सभी पर जाने का अधिकार सभी तरह से दिया गया है। कि सर ऐसा चीजें हमें क्यों बताई गई है? याद करो कि ब्रिटिश भारत के अंदर हमारे साथ में भेदभाव किया जाता था काफी चीजों को लेके, कि यार तुम्हारा कलर ऐसा है और हमारा कलर ऐसा है। कई बार ब्रिटिश अपनी होटलों के बाहर, अपने बड़े बड़े कैफेज के बाहर, अपनी इंपॉर्टेंट प्लेस के बाहर लिखते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका मतलब हमें डायरेक्ट किसके साथ कंपेयर किया जाता था? डॉग्स के साथ में कंपेयर किया जाता था। वहीं आप लोगों ने देखा होगा कि अफ्रीका के बारे में पढ़ा होगा कि यार अफ्रीका के अंदर काले और गोरों को लेके रंग भेद बहुत ज्यादा था। अपार्थाइड मूवमेंट चलाया था उन्होंने, जो कि स्किन के कलर बेस्ड था। गांधी जब अपने अफ्रीका की यात्रा के दौरान ट्रेन में बैठे थे तो उन्हें फर्स्ट क्लास ट्रेन से इसलिए बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि वह लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। तो हमारे साथ कई तरह के भेदभाव किए जाते थे और देश के अंदर भी हमारे यहाँ पे अछूत छुआछूत के नाम पर कई तरह के भेदभाव होते थे। जाति के अंदर ऊंची और नीची जाति को लेके, धर्म को लेके कई तरह के भेदभाव होते थे। तो भारतीय संविधान आपको जब इक्वलिटी देना चाह रहा है तो इक्वलिटी के अंदर उसने आपको बताया कि यार आपके साथ में राज्य मतलब सरकार कौन कौन से आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म के स्थान के आधार पर। मतलब कि आप चाहे जिस दुकान में जा सकते हैं, आप चाहे जिस सार्वजनिक स्थान पे जा सकते हैं, आप चाहे जिन भोजनालय या होटल्स में जा सकते हैं, मनोरंजन के स्थान पे जा सकते हैं, कुएं, तालाब और स्नानगृह का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे जिस सड़क पर जा सकते हैं। इसका आपको समानता का अधिकार है कि सर आज मैं चाहूँ कि मैं 5 स्टार होटल के अंदर जाऊँ तो क्या 5 स्टार होटल में मुझे अलाउ किया जाएगा क्या? बिल्कुल किया जाएगा साहब, यदि आप वहां पर पे कर पाओगे तो यदि आप वहां पर पे किया जाओगे, कर पाओगे, तो वो आपको सेम सर्विस देंगे जो वो मुझे देना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं, किसी को भी देना चाहते हैं। सारा कंसेप्ट किसका है? पे का है। आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप चाहे देश की बड़ी से बड़ी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ो, शर्त ये है कि आपको उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो आपके साथ में इसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए स्कूल्स में सबको सेम यूनिफॉर्म पहना के बुलाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म कर दिया जाए, इसलिए सब लोग वहाँ पे कैसे होते हैं, समान होते हैं। यदि हम लोग इसके बाद में अगला आर्टिकल देखें कि सर क्या इसके अंदर कुछ स्पेशल काम भी किया जा सकता है क्या, तो इसके अंदर भेदभाव तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों को प्रमोट करने के लिए सरकार जरूर कुछ कर सकती है। जैसे वुमेन्स और चिल्ड्रंस, बच्चों और महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए सरकार कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। एससी एसटी और ओबीसी के लिए सरकार रिजर्वेशन का कंसेप्ट ला सकती है, और इसी के अंदर सरकार जो है वो बैकवर्ड क्लासेस जो है, जो पिछड़े हुए वर्ग है समाज का, उससे भी ऊपर लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ये सब क्या है, ये सब इसके एक्सेप्शंस है, अपवाद है। तो अपवाद हर चीज का होता है दोस्तों, लेकिन ये सब हमें कुछ अधिकार जो संविधान के अंदर बताए गए हैं। यदि हम लोग इस पे चर्चा करें तो यही लिखा है आगे, जो भी मैंने आपको बोला कि इस अनुच्छेद के लिए बताया गया है कि स्त्री और बच्चों तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और जनजाति के लिए, मतलब किस किस के लिए बोला है दोस्तों, इसके अंदर बोला है वुमेन्स के लिए, इसमें बोला है चिल्ड्रन के लिए, इसमें बोला है एससी के लिए, एसटी के लिए, इसमें बोला है बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए। इन सब के लिए सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान बनाकर उन्हें स्पेशल राइट्स दे सकती है, उन्हें इनके लिए लॉज बनाकर, उन्हें इनके लिए लॉज बनाकर क्या दे सकती है, स्पेशल राइट्स दे सकती है, लॉज बनाकर क्या दे सकती है, इन्हें स्पेशल राइट्स दे सकती है। तो ऐसा किया जा सकता है। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। कौन सा अधिकार, ये जो हमने पढ़ा कि एक्सप्लॉयटेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अधिकार केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को, विदेशियों को नहीं है। मतलब सर कि हमें सब जगह जाने पे समान छूट है। हम लोग जैसे हम लोग लाल किला घूमने जाएं या हम लोग हवा महल घूमने जाएं, तो हमारे वहां से जो टिकट लिया जाएगा, हमसे जो पैसे लिए जाएंगे, वो भारतीय नागरिकों से समान लिए जाएंगे। हाँ, बच्चों के लिए स्पेशल छूट हो सकती है, स्टूडेंट कार्ड दिखाओ और शायद आपको वहाँ पे छूट मिल सकती है, लेकिन विदेशियों के लिए जो चार्ज है वो अलग होगा। जैसे हवा महल का एग्जांपल ले तो शायद 5 रुपये समथिंग बच्चों का चार्ज है अंदर जाने का, 50 रुपये समथिंग इंडियन सिटीजन का चार्ज है, और 200 से 250 रुपये समथिंग विदेशियों का है। तो यहाँ पे इक्वल ट्रीट करना है, लेकिन विदेशियों से नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। तो ये अधिकार केवल किसको दिया गया, नागरिकों को, ना कि विदेशियों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि संविधान का अनुच्छेद 15 किसके लिए है, क्या वो नागरिकों के लिए है, मतलब सिटीजन्स के लिए है, क्या वो विदेशियों के लिए है, मतलब कि फॉरेनर्स के लिए है, या फिर वो बोथ के लिए है, दोनों के लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे स्टेटमेंट देके ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके बाद में यदि हम लोग चर्चा करें, हम लोग अगले अनुच्छेद में पढ़ते हैं, तो अगला अनुच्छेद आता है हमारे पास में आर्टिकल 16, जिसका नाम है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, कि देश के अंदर अवसरों की समानता दी जाएगी। कौन से अवसरों की समानता सर, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी। जब भी किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। जब भी कोई सरकारी जॉब की बात आएगी, कहीं पर नौकरी की बात आएगी, तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसी दी जाएगी, आपको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लिखा है इस अधिनियम के अंतर्गत सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कि जब भी राज्य के अंतर्गत कोई नौकरी आएगी तो आपको कैसे अवसर दिए जाएंगे, आपको उसके अंदर समान अवसर दिए जाएंगे। राज्य का मतलब दोस्तों हमेशा यहाँ पर आएगा हमारे पास में सरकार से रिलेटेड या फिर सरकारी अंग से रिलेटेड। तो राज्य सरकार जब भी आपको कोई नौकरियां प्रदान करेगी तो कैसे अवसर देगी, आपको समान अवसर देगी। तो हमारे यहाँ पे समान अवसर है कि यार आपसे एक पेपर लिया जाएगा और पेपर के आधार पर डिसाइड कर लिया जाएगा कि यार आप लोगों में से कौन क्वालिफाइड है और कौन क्वालिफाइड नहीं है। एक्सेप्शन है, देखेंगे बाद में। लोक नियोजन में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और उद्भव या जन्म के स्थान या निवास स्थान के आधार पर नागरिकों में विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। और कौन से आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अभी पढ़ा, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस के आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन जरूर है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि यार जब आपसे किसी गवर्नमेंट जॉब का पेपर लिया जाता है तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है दोस्तों रिजर्वेशन का। और हमने अभी पहले पढ़ा था कि यार सरकार स्पेशल प्रोविजन जरूर बना सकती है जो सेक्शन सोसाइटी का पिछड़ा हुआ है, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, या फिर सोसाइटी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के बैकवर्ड क्लास के लोग हो, शेड्यूल ट्राइब हो या शेड्यूल कास्ट हो, सबके लिए सरकार क्या एक स्पेशल प्रोविजन बना के उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दे सकती है, जिसे हमने रिजर्वेशन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार जरूर कुछ कर सकती है।
यदि इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक कमीशन बनाया गया था देश के अंदर जिसका नाम था मंडल कमीशन, जिसका नाम था मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन ने क्या बोला और मंडल कमीशन से रिलेटेड मैं आपको क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। अच्छा, जब मंडल कमीशन को बनाया गया था तो उस समय देश में जो सरकार थी वो सरकार किसकी थी, तो उस समय प्रधानमंत्री का नाम था हमारे पास मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जी की उस समय सरकार थी। ये उस समय कौन थे, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं प्रधानमंत्री जी के दौरान एक कमीशन बनाया गया जो कमीशन कैसा था, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, या फिर सेकंड बैकवर्ड क्लास के लिए बनाया गया था। अच्छा, इस कमीशन ने कहा क्या, तो इस कमीशन ने कहा कि जो भी समाज में बैकवर्ड क्लास है, या फिर मैं बात करूं ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास है, इनको क्या देना चाहिए, तो इन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में, इन्हें जॉब के अंदर, अपॉर्चुनिटी के अंदर कितना 27% का रिजर्वेशन दे देना चाहिए, 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। किसने बोली ये बात, ये बात बोली गई दोस्तों मंडल कमीशन ने। ये क्या थी, ये ओनली सिफारिश थी। सिफारिश मतलब ओनली इन्होंने रिकमेंड किया था ऐसा कि ऐसा करना चाहिए ताकि बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़ी हुई जातियों को भी अपलिफ्ट किया जा सके, उनको भी ऊपर उठाया जा सके। लेकिन इस सलाह को लागू कब किया गया, तो इस सलाह को लागू किया गया दोस्तों 10 साल बाद। 10 साल बाद, 10 साल बाद में जब देश के प्रधानमंत्री बने दोस्तों वीपी सिंह, तो वीपी सिंह की सरकार ने इसको लागू करा और ओबीसी को क्या दिया गया, ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया जॉब के क्षेत्र में। तो ये ऐसे कुछ स्पेशल प्रावधान है जो बनाए जा सकते हैं। अच्छा, वीपी सिंह की सरकार कब थी, तो 1990 के टाइम में वीपी सिंह जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री बने थे देश के। तो मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा एक सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था जिसने सिफारिश दी थी कि यार ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशनल क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में कितना 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। और 10 साल बाद में वीपी सिंह की सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया था। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो हम लोग बना सकते हैं। देखो, हमारा टॉपिक था कि अवसरों के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं चलेगा, बट ऐसा किया जा सकता है जब किसी स्पेशल प्रोविजन के थ्रू आप लोग चाहते हो कि किसी एक कास्ट या किसी एक रिलीजन या एक जाति को जो माइनॉरिटी के अंदर है उससे आप अपलिफ्ट करना चाहते हो, जो पहले से पिछड़ा हुआ है, तब आप लोग ऐसा कर सकते हो। इसके बाद में यदि हम लोग देखें तो अगला जो हमारे पास में राइट आता है। अच्छा, हम लोग इसी के अंदर एक बार और देख लेते हैं कि इसके जो आर्टिकल है 16(4), इसके अंदर बताया गया है कि राज्य नागरिकों के लिए, ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण प्रदान कर सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि 27% का आरक्षण दिया गया किसे, ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, तो ऐसा राज्य इसके लिए कर सकता है। अगला जो आर्टिकल हमारे पास में आता है वो आता है अस्पृश्यता का अंत, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की आप लोग किसी से छुआछूत के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते। इससे आपको क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, अनटचेबिलिटी को आपको समाप्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो सामाजिक समानता को स्थापित करने के उद्देश्य, किसके लिए, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता मतलब सोशल इक्वलिटी, कि समाज के अंदर सामाजिक रूप से आपको क्या चाहिए दोस्तों, इक्वलिटी चाहिए। तो सामाजिक समानता को स्थापित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया कि आप लोग किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा आचरण नहीं कर सकते। और यदि आप ऐसा आचरण करते हो तो अस्पृश्यता का आचरण करने पर आपको क्या दिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। यह एक दंडनीय अपराध होगा, इसके लिए आपको सजा दी जा सकती है। इसके अंदर जो बंदा है जिसके खिलाफ आपने कुछ भेदभाव किया, वो डायरेक्ट किसको अप्रोच कर सकता है, वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। यदि हम लोग देखें तो इस प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए संसद के द्वारा अब तक कई तरह के नए नए अधिनियम, नए नए तरह के कानून पारित किए गए हैं, जिसके अंदर आपको, अगर आप किसी के साथ भेदभाव कर सकते हो तो आपको इसके अंदर सजा, जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। पहला अधिनियम हम लोग देखते हैं तो वो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम
1955 का। ऐसे ही दूसरा एक और अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 का, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 का। और तीसरा अधिकार है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, और ये कब का है, ये है 1989 का। अनुसूचित जाति और जनजाति, एसटी और एससी, कि अगर आप लोग इनके खिलाफ अत्याचार करते हो तो इन अत्याचारों के निवारण के लिए इन्हें एक अधिनियम दिया गया है। तो 3 अधिनियम सरकार के द्वारा पारित किए गए, संसद के द्वारा बनाए गए। पहला कौन सा है, अस्पृश्यता निवारण, की आप अनटचेबिलिटी या प्रैक्टिस नहीं कर सकते देश में। दूसरा, नागरिकों को समान संरक्षण दिया जाएगा उसके खिलाफ। और तीसरा है कि यार एससी और एसटी के साथ में भी आप लोग किसी तरह का जो पिछड़ा वर्ग है, जो समाज में शोषित वर्ग है, उनके खिलाफ आप लोग किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं कर सकते। यदि सर किसी ने ऐसा किया तो क्या होगा, तो अगर किसी के राइट का वायलेशन हुआ, मतलब हनन हुआ, तो आपको डायरेक्टली पावर मिली है कि आप लोग डायरेक्ट किसको अप्रोच कर सकते हो, या तो आप लोग डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को, या फिर कर सकते हो हाई कोर्ट को। कि सर ये या का क्या कंसेप्ट है, कहीं भी एक जगह भेज दो ना। तो यार जो चीज आपके पास पड़ेगी आप लोग डायरेक्ट उसको जाके अप्रोच कर सकते हो, और ऐसे केस में आपकी सुनवाई पहले की जाएगी। आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग हमारे अगले अधिकार की बात करते हैं। तो हमारे पास में एक और अधिकार है, संविधान के अंदर राइट मिला है कि उपाधियों का क्या करना है दोस्तों, अंत करना है। उपाधियों का अंत करना है, मतलब अबोलिशन ऑफ टाइटल करना है। आप लोगों ने ऐसा देखा कि यार अंग्रेजी सरकार के दौरान कई लोगों के आगे लॉर्ड लगता था, कई लोगों के आगे सर लगता था, सर जॉन साइमन, लॉर्ड मिंटो, ऐसा आपने शब्द सुने होंगे। हम लोगों ने कई बार न्यायिक विवाद के अंदर, न्यायपालिकाओं के अंदर ऐसा सुना कि यार वकील जज को ऐसे बोलता है कि माय लॉर्ड। तो ये सब टाइटल्स आए कहां से, तो ये टाइटल्स दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस समय खुद को सुप्रीम बताने के लिए, ब्रिटिश लोग खुद को ऊपर बताने के लिए, सुप्रीम बताने के लिए ऐसे टाइटल्स को यूज में लेते थे। आर्टिकल 18 कहता है कि यार ऐसे टाइटल्स को अब आप लोग यूज में नहीं ले सकते। क्यों? यदि आपको किसी तरह के टाइटल काम में लेने तो आप लोग एजुकेशनल टाइटल्स काम में ले सकते हो। जैसे कि कोई सीए बना तो नाम के आगे सीए लगा सकता है, कोई डॉक्टर बना तो नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। वो टाइटल ले सकते हो जो आपने एजुकेशन बिहाफ पे अचीव करे हैं, सिर्फ वो आप टाइटल ले सकते हो, बाकी कोई टाइटल आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में जो भी उपाधियां मिलती थी उनका अंत कर दिया गया है। अब केवल सेना, या तो आप लोग सेना से रिलेटेड आर्टिकल जो टाइटल्स है वो, जैसे कि लेफ्टिनेंट हो गया, कर्नल हो गया, जनरल हो गया, तो आप लोग ऐसे जो टाइटल्स है उन्हें यूज में ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग विद्या संबंधी उपाधियां, विद्या संबंधी जो एजुकेशनल टाइटल्स है जो आपने एजुकेशन के बिहाफ पे अचीव करें, जैसे आप आर्किटेक्ट बने, इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप टीचर बने, आप लेक्चरर बने, तो उन संबंधित जो भी आपको जो उपाधियां मिली है आप लोग ऐसे टाइटल्स को आप लोग क्या कर सकते हो, अपने नाम के आगे लगा सकते हो। इसके अलावा भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। यदि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है कि कोई विदेशी राज्य, कोई पड़ोसी देश या कोई विदेश में कोई व्यक्ति आपको कोई टाइटल देना चाहता है, आपको कोई उपाधि देना चाहता है, तो उसको आप लोग स्वीकार कर सकते हो, लेकिन कब, राष्ट्रपति की आज्ञा से। बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के आप लोग ऐसे टाइटल्स भी स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का टाइटल दिया गया था, तो उस टाइटल जैसे जो भी टाइटल यदि कभी आपको दिया जाए, या फिर अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए कई वर्ड्स काम में लिए गए थे, गांधी जी को केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था। तो ऐसे करके जो टाइटल्स हैं इनको आप लोग अब स्वीकार नहीं कर सकते, और यदि आप स्वीकार करोगे तो इसमें किसकी परमिशन चलेगी, तो इसमें प्रेसिडेंट साहब की परमिशन होना अनिवार्य है। तो ये हमारे पास में अगला जो आर्टिकल था, आर्टिकल 18, वो था अबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड। और अब हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है जो है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, कि जिसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है। कि आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, यदि हम लोग देखें तो यार इसमें दोस्तों हमें टोटल 7 स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितनी है, तो वर्तमान में हमारे पास टोटल 6 स्वतंत्रता है। कि सर एक कहाँ गई, तो एक को दोस्तों वही 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसके दौरान हटा दिया गया था। उसको जब संविधान में संशोधन किया गया था तो इस एक स्वतंत्रता को हमसे ले लिया गया था। ये कौन सी स्वतंत्रता थी, उसमें हटाया गया था दोस्तों प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ये भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही स्वतंत्रता, इसलिए हमने इसे हटा दिया था।
अच्छा सर, कैसी कैसी स्वतंत्रता मिली है? तो स्वतंत्रता जो है उससे हम लोग ढंग से याद कर सकते हैं यदि हम लोग एक कहानी बनाना चाहें। तो पहली आपके पास स्पीच और एक्सप्रेशन की, कि आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। आपके पास में क्या है, पहला बोलने का और अपनी चीज़ों को व्यक्त करने का अधिकार है। दूसरा क्या है, जब आप लोग कुछ बोलोगे तो आप लोग कहीं पे जाओगे भी, और जब आप लोग कहीं पे जाओगे तो आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हो, एक ग्रुप बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो। जब आप लोग एसोसिएशन बना सकते हो तो आप भारत के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाओगे भी। अच्छा, एसोसिएशन बना के आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप लोग हड़ताल वगैरह कर सकते हो, लेकिन पीसफुल वे में, सत्याग्रह करो, सारी चीजें करो, लेकिन आप लोगों के पास ऐसे नहीं कि बंदूक और तलवार लेके निकल गए तुम लोग, तो ऐसे नहीं कर सकते। आप लोग पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग पूरे देश में घूम सकते हो, घूम सकते हो तो आप लोग वहाँ पे व्यापार कर सकते हो, और व्यापार कर सकते हो तो आप लोग वहाँ पे रह सकते हो। तो ऐसे करके हमें कुछ स्वतंत्रता दी है। एक बार देखते हैं, फिर इनके ऊपर और चर्चा करेंगे। तो जो छह स्वतंत्रता है, उन छह स्वतंत्रता में हमें कौन सी दी है? पहली दी है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि आप लोग चाहो तो अपनी चीजों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी बातों को लोगों के सामने अपने विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो। इसके बाद में अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि आप लोग अस्त्र और शस्त्र के बिना शांतिपूर्ण कहीं पर जाके एसोसिएट होना चाहते हो तो आप लोग हो सकते हो, शांतिपूर्ण तरह से आप लोग सम्मेलन कर सकते हो। संघ, संगम और सहकारी समिति, आप लोग चाहो तो कोऑपरेटिव समितिज बना सकते हो। आप लोग चाहो तो यार आप लोग किसी तरह की यूनियन बना सकते हो, आप लोग अपने तरह का किसी तरह का ग्रुप बना सकते हो, लेकिन आपको ऊपर बताया कि इसके अंदर अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको बोला कि भारत के भीतर आप लोग क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, लेकिन बाहर से आपको वीजा का कंसेप्ट पता है कि वीजा पासपोर्ट वगैरह होना जरूरी है, दूसरी कंट्री आपको बुलाना चाहे तब आप लोग जा सकते हो, लेकिन भारत के अंदर आप लोग इजीली मूवमेंट कर सकते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। दूसरा लिखा है कि भारत के किसी भाग में निवास कर सकते हैं आप लोग, और जब आप लोग वहां पर निवास करेंगे तो आप लोग वहां पर वित्त के लिए, आजीविका के लिए क्या कर सकते हो, व्यापार या व्यवसाय कर सकते हो। पूरे को शॉर्ट करें तो क्या था, सबसे पहला था कि यार आप लोग विचार की अभिव्यक्ति है आपके पास, आप अपनी बातों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हो, लेकिन सबके ऊपर कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप लोगों को बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे किसी को हर्ट हो जाए। हर्ट हुआ है इसका मतलब क्या हो गया भैया, हमारे जो फ्रीडम का राइट मिला है उसका आपने क्या कर दिया भैया, आपने उसका एक्सप्लॉइटेशन कर दिया, और हमारे अधिकारों को यदि आपने छीन लिया तो हम लोग तो कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हो, विचार अपने प्रस्तुत कर सकते हो, लेकिन किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। अगला है कि आप लोग शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, अपनी एसोसिएशंस बना सकते हो, लेकिन कैसे, अस्त्र और शस्त्र के साथ में नहीं। अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है, अपना ग्रुप बनाना है, तो आप लोगों को इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरह से। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बंदूक बंदूक निकाल ली कि अब देख लेंगे आएगा जो, तो अब आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। इसके बाद में आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो, ये सब भी आपको बनाने का अधिकार है। आप लोग अपना संघ बना सकते हो, लेकिन वही पीसफुल वे से। इसके बाद में आप लोग चाहो तो देश के अंदर कहीं पर भी स्वतंत्र तरह से घूम सकते हो, लेकिन स्वतंत्र तरह से घूम आप तभी सकते हो जब देश के अंदर नॉर्मल सिचुएशन हो। कोरोना के अंदर धारा 144 लगा दी गई थी, और आपको बोला गया था कि 5 या 5 से ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठे नहीं होने चाहिए, आप लोग घरों के बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सब कब हो सकता है, जब देश के अंदर नॉर्मल कंडीशन हो। जब नॉर्मल कंडीशन हो तब आप लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूवमेंट कर सकते हो। इसके बाद में जब आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप किसी भी विशेष भाग में जाके रह सकते हो, लेकिन अब वापस वही रिस्ट्रिक्शंस कि आप लोग पीओके के अंदर नहीं जा सकते, आप लोग कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन क्षेत्र है वहाँ पर नहीं जा सकते, जहाँ पर सरकार ने मना किया है, जो खतरा वाला क्षेत्र आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। आप लोग वहाँ पर जाके व्यापार कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को कई जगह के लिए मना किया था कि पहले धारा 370 जब लगी हुई थी तो जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल राइट्स थे, आप लोग वहाँ पर नहीं जा सकते थे, वहाँ पर आप लोग व्यापार नहीं कर सकते थे। तो ये कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है और कुछ अधिकार है, लेकिन दोस्तों रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमेशा कम और राइट्स होते हैं ज़्यादा। तो आप लोगों को अपने राइट्स को समझना चाहिए, आप लोगों को अपने राइट्स का सम्मान करना चाहिए, और एक अच्छे नागरिक की तरह अपने और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। राइट टू फ्रीडम जो था आर्टिकल 19 तो ये भी किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को, विदेशियों को ऐसे किसी तरह के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
मतलब कौन सा, जो फर्स्ट वाला पढ़ा था, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम मिली थी, इसके अंदर कौन आता है, अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब मीडिया भी सम्मिलित कर दी गई है कि मीडिया भी अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकती है, अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के जरिए आप तक साझा कर सकती है। तो ये हमारा दोस्तों आर्टिकल 19 हुआ। इस आर्टिकल 19 को करने के बाद में हम लोग इसके अंदर और कुछ देखें तो इसके अंदर और कुछ स्वतंत्रता आती है। अनुच्छेद 19(1) के अंदर घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता है कि आप चाहें जब आपके घर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। चुप रहने की स्वतंत्रता, कि मुझसे कोई कुछ पूछे और मैं नहीं बोलना चाहूँ तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास जब बोलने की स्वतंत्रता है तो मेरे पास चुप रहने की स्वतंत्रता भी है। इसके अंदर विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, कि मैं चाहूँ जैसा ऐड कर सकता हूँ, मुझे इसके पास में क्या स्वतंत्रता है, लेकिन इनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए रहते हैं। सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, कि मैं चाहूँ जो अधिकार है मेरे पास में क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, मेरे पास सूचना प्राप्त करने का अधिकार, मैं चाहूँ जिस प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कौन कौन से आर्टिकल से रिलेटेड, हमने आर्टिकल 14 से रिलेटेड चर्चा की, हमने आर्टिकल 15 से रिलेटेड चर्चा की, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पे चर्चा की। हमने देखा कि यार आपके साथ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। हमने देखा कि यार आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो एकदम समान रूप से मिलेगी। हमने देखा कि यार आपको जो है किसी तरह का कोई टाइटल नहीं मिल सकता। हमने देखा कि आपको किसी तरह की अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर सकते। और हमने देखा कि यार आपको बहुत तरह की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम्स है, वो देश के अंदर संविधान के द्वारा दी गई है। इसके बाद में हम लोग जो आगे की चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे, वो हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास के प्लान्स क्या क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमने मूल अधिकार से रिलेटेड चर्चा की, ये हमारा पार्ट 1 था। आगे इस चैप्टर के अंदर अब जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लासेस आने वाली है, क्योंकि हम कई तरह के केस देखेंगे कि लोगों ने किस प्रकार के केस किए, इसके बाद में सरकार का क्या फैसला था, सरकार के फैसले पे कोर्ट ने कैसा रिएक्ट करा। तो अब हम लोग ये एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर देखेंगे, ट्राइंगुलर एक कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, जिसके अंदर लोग होंगे, सरकार होगी और कोर्ट होंगे, और तीनों के अंदर ये जो बनने वाला कॉन्फ्लिक्ट है हम लोग इसको ढंग से चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इन सबका मूल अधिकारों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों आगे आने वाली क्लासों के लिए आप लोग जुड़े रहिए कक्षा प्लस के साथ में, आप लोग देखते रहिए, आप लोग बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे क्या क्या चर्चा चाहिए। आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि आगे आपको आने वाली क्लास कौन से टॉपिक पे चाहिए, आपको ये क्लास कैसी लगी। यदि आपका किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी आप लोग इससे रिलेटेड बता सकते हैं। आगे आने वाले जो भी शिक्षण संबंधित एग्जाम है, टीचर रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है, उन सब के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।